राजेंद्र भंडारी ने खोला मोर्चा। तो मैनपुरी उपचुनाव के लिए वार पलटवार की जबानी जंग तेज हो चुकी है। सीएम योगी का शिवपाल पर फुटबॉल और पेंडुलम वाला तंज। शिवपाल बोले, अच्छा खिलाड़ी आखिरी वक्त में करता है गोल। अखिलेश का योगी पर पलटवार, चाचा पेंडुलम नहीं झूला। अखिलेश बोले, चाचा कहां फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा। अखिलेश का सवाल, बीजेपी की ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं। तो मैनपुरी की जंग अब दिलचस्प हो चली है। मुख्यमंत्री योगी के प्रचार के बाद लगातार सियासी बयानबाजी का दौर चल निकला है। योगी के फुटबॉल और पेंडुलम वाले बयान पर जहां अखिलेश और शिवपाल ने पलटवार किया, तो वहीं रामपुर उपचुनाव के प्रचार में एक बार फिर से आजम खान भावुक हो गए और जनता से पूछ बैठे, क्या मैं भैंस बकरी चुराने वाला चोर हूं या किताब फर्नीचर छिपाने वाला डकैत। तो आज इसी पर सियासी बयानबाजी और घमासान पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का पेंडुलम वार, अखिलेश का पलटवार। किसी तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। सियासी मैदान में चाचा बन गए फुटबॉल। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। गोमती रिवर फ्रंट में सियासी घमासान, शिवपाल तक पहुंची जांच की आंच। बीजेपी वाले भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की। ये बताओ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ईडी और सीबीआई क्यों नहीं हो रही है। आजम का छल का दर्द, फिर खेला इमोशनल कार्ड। मैं चोर, मैं बकरी का डाकू, भैंस का डाकू, मुर्गे का डाकू, फर्नीचर का डाकू, किताबों का डाकू। अल्लाह हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे। पहले सुरक्षा घटी, उसके बाद पेंडुलम वाला अटैक हुआ और फिर सीबीआई, ईडी और गोमती रिवर फ्रंट की जांच की आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तक पहुंचने लगी। मैनपुरी का उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो चला है। वार पलटवार की जंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे बीच हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएसपीएल प्रवक्ता अल्पना वाजपेयी हमारे बीच में है और आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डिटेल से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में ले लेते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, आपने पेंडुलम कहा, आपने फुटबॉल कहा, उन्होंने कहा पेंडुलम नहीं झूला है। ऐसा झुला करके छोड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा मुख्यमंत्री कहां चले गए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज आस्था जी इतनी हताश और निराश है कि मैनपुरी से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रही है। आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को देखिए तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय में उन्होंने रामपुर या खतौली को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया है। यानी अखिलेश यादव जी का प्रचार अब वो मैनपुरी के अलावा बाहर जाकर कर ही नहीं पा रहे। यानी एक जिले के नेता सीमित रह गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताने वाले रामपुर में अपने प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है और पत्नी डिंपल के लिए सारी ताकत लगा रखी है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। समाजवादी पार्टी
इसको ठीक कैसे है एक्सप्लेन राकेश। करेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो। ठीक है राकेश जी, लौटेंगे आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड। पेंडुलम और फुटबॉल कहा गया, और अब सीबीआई ईडी की जो जांच है वो गोमती रिवर फ्रंट मामले में कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है। आप लोग इसे भी चुनाव से जोड़ करके भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पेंडुलम तो वक्त का प्रतीक है, और वक्त से जो लड़ा है वो वक्त से हारा है, और वो सामने भी आ जाएगा। इनकी बौखलाहट है जो इस बात में सामने आ रही है कि जहां तक विधिक प्रश्न है, चार्जशीटेड हो चुकी है, डबल चार्जशीटेड हो चुकी है, 6-7 साल पहले की एफआईआर है, और मामला विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के बिना उस पर कोई जांच अब हो ही नहीं सकते। ये राकेश भाई भी एक अधिवक्ता है, वो जानते हैं, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, हम दोनों समझ। ठीक है कपिल जी, 30 सेकंड पूरे हुए, आगे बात सुनेंगे। कपिल जी रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे हुए, बाकी के पैनलिस्ट भी अपनी अपनी बात रख ले। अल्पना वाजपेयी जी हमारे बीच में है, पीएसपीएल की प्रवक्ता। 30 सेकंड के अंदर अल्पना वाजपेयी जी बताइए, पेंडुलम और फुटबॉल से तुलना शिवपाल यादव की गई। कहा यह जा रहा है कि जेड से वाई पर सुरक्षा आई, कि जब से भतीजे के साथ जाके मिले हैं, जब से बहू को समर्थन दिया है, उसी के साइड इफेक्ट है। अब गोमती रिवर फ्रंट की भी बात हो रही है। देखिए, ये तो हम लोग शुरू से ही जानते थे कि भाजपा की नियत ही हमेशा ऐसी रही है कि वो जब उनको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में प्रभावशाली होगा तो उसे कैसे खत्म करना है, जब चुनाव आते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से सीट जा रही है, तो वो इसी तरह के बयान भी देते हैं। और वो पूरी जांच का डर, पूरी भाजपा की सरकार ही लोगों को डरा धमका कर अपने काम कर रही, वो चली रही इस बात पे कि लोग खामोश बैठे रहे और वो जो चाहे वो करते रहे, कोई उनके खिलाफ कुछ मत बोले। इसीलिए कभी सोनिया जी को ईडी के सामने तलब कर लिया जाता है। समय पूरा। अल्पना जी 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे दोबारा आपके पास। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आलोक जी, आप मैनपुरी की जंग का विश्लेषण किस तरह करेंगे? रामपुर और खतौली सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां तो सपा का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा है कि अपने हाल पर छोड़ दिया गया है वहां के लोकल लीडर्स को। मैनपुरी में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और फुटबॉल और पेंडुलम के बाद अब बात गोमती रिवर फ्रंट तक आ गई उपचुनाव के अंदर। देखिए आस्था जी, विगत कुछ दिनों से देश में जिस तरीके की बयानबाजी राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वो स्तर बहुत निम्न स्तर पर आ गया है। कोई प्रधानमंत्री को औकात बताने की बात कहता है, कोई रावण कहता है, कोई किसी को पेंडुलम कहता है, कोई किसी को फुटबॉल कहता है। ये सब शोभनीय बातें नहीं हैं, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और रही बात तक जहां उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी पहली बार मुलायम सिंह के गढ़ में उनके जो सहानुभूति लहर है उसको ही कैप्चर करने में लगे हुए हैं, और दूसरे 2 जगहों पर उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया है लोगों को। ठीक है। तो मैनपुरी में भी आप ये मान रहे हैं कि केवल सहानुभूति लहर के ही भरोसे समाजवादी पार्टी है? रामपुर और खतौली की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखा है। बिल्कुल नहीं। रामपुर में आजम खान अकेले लगे हुए हैं, आसिम रजा लगे हुए हैं उनके साथ में जो कैंडिडेट हैं, और खतौली में भी अकेला छोड़ दिया गया है। वहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए यूं तो रालोद और सपा का गठबंधन है, तो कोई भी बड़ा नेता उस तरीके से ना तो बयान दे रहा है और ना ही वहां पर साथ देने के लिए दिखता है। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राकेश त्रिपाठी का। राकेश त्रिपाठी जी, यहां बात मैनपुरी की हो रही है, जहां पर नेताजी की सहानुभूति लहर या उनके नाम पर श्रद्धांजलि मांगी जा रही है कि ईवीएम का आप लोग बटन दबाएं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है। आप गोमती रिवर फ्रंट लेकर आए उपचुनाव के अंदर, तो अब कहा जा रहा है कि जानबूझ के एक बार फिर परिवार तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चाचा भतीजा साथ हुए तो अब हर हथकंडे अपनाए जाएंगे, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का। परिवार तो नहीं, चाचा भतीजे साथ नहीं है, परिवार एक साथ नहीं है, और उसका प्रमाण है कि आपके इस पैनल डिस्कशन में अल्पना वाजपेयी जी और कपिल श्रीवास्तव जी 2 अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बैठे हैं। अगर ये दोनों एक साथ हो गए होते तो पार्टी का विलय कर लेते, एक साथ हो गए होते तो अलग अलग प्रवक्ता बैठाल करके एक साथ बातें ना कहनी पड़ रही होती। मुझे लगता है ये बातें ही अपने आप में स्थापित कर रही हैं कि अभी भी ये गांठ बाकी है, और यही गांठ अभी चुनाव के बाद फिर आपको खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। फिर इनको चाचा को स्वतंत्र किया जाएगा, चुनावी चाचा बना करके सामने रखा गया है। और जहां तक बात जांच की रही है, जांच को आंच नहीं होनी चाहिए। ये जांच तो एजेंसियों का काम है और एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी।
उत्तर प्रदेश में हर समय कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, कभी निकाय का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव। तो क्या जांच एजेंसियां काम ना करें और गैर जरूरी मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों समाजवादी पार्टी कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने किए गए कार्यकाल के आधार पर हिसाब किताब जाकर रखे? ठीक है, सहानुभूति के बावजूद अखिलेश यादव जी को गली गली जाकर के हाथ जोड़ना पड़ रहा है, वोट की अपील करनी पड़ रही है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव उस पर जवाब देंगे। कपिल श्रीवास्तव, यहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने चुनावी चाचा को पेश किया है आगे। चुनाव के बाद ये जो कहते हैं ना कि बंधन टूट गया, जोड़े से जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वो गांठ भी जो है वो खुल जाएगी इस चुनाव के बाद में। अभी तो सिर्फ चुनावी चाचा है। बीजेपी लगातार जनता के बीच में जाकर कह रही है ये केवल चुनावी गठबंधन है, अंदर की गांठें अभी नहीं खुली हैं और ये इसका असर उपचुनाव के बाद दिखेगा। मतलब परिवार एक नहीं है। देखिए, परिवार एक नहीं है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके तो पास तो परिवार ही नहीं है, नफरत करते हैं परिवार वालों से, और परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ना, गैर संवैधानिक काम करना, सरकारें चलती हुई गिराना इनका काम है। अब मैं एक बात कहता हूं, राकेश भाई छुपा ले गए बात। आज जो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए बात हुई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है, तो मुझे एक बात आप बता दें कि सीआरपीसी के अंदर संज्ञेय अपराध 154 में घटित होने के बाद कितना जांच का समय दिया जाता है? 3 महीना, 90 दिन। उसके बाद आप युक्त के समय के अंदर ही, और आपको इजाजत लेनी होती है केस डायरी के लिए। और जब अच्छा कपिल जी, आप बेशक चार्जशीट लगा दी, लीगल बातें आप समझा रहे हो, न्यायालय में विचाराधीन है मामला। बड़ा सवाल तो यही है ना कि साच को आंच क्या? अगर कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है तो एजेंसी अपना काम करती रहे। नहीं आस्था जी, आप एक बात तो सुन लें, कम से कम आप पत्रकार हैं, आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन आप बहुत सारी लीगल बातें बता रहे हैं। आम जनता हो सकता है इन पेचीदगियों को ना समझ पाए, लेकिन वो एक लाइन जरूर सुनती है और समझती है, वो ये कि जहां सही है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, तो डर किस बात का? त्रिपाठी भी एक अधिवक्ता बैठे हुए हैं, कह दे कि कपिल श्रीवास्तव गलत कह रहे हैं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जब 3 महीने में चार्जशीट आपको देनी थी, आप 1.5 साल में पहली लाए, और पूरा चार्जशीट आप ला चुके हैं 4 साल पहले, मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो सीबीआई को कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा कि अभी कुछ तथ्य बाकी हैं, वो आपसे क्यों ले रहे हैं? अरे कब तक दिखावा करोगे? आपने चार्जशीट लगा दी क्या उनके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाई, उनको बनाया रहा मुख्य अभियुक्त। अरे सभी जनता जानती है कि आपके आरोपों में दम नहीं, और समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नहीं डरती। और हम तो चाहते हैं कि आप यही काम करो, क्योंकि आपने पूरे विपक्ष के सामने यही काम किया है। जनता भी तो देखे कि हकीकत क्या है। ठीक है कपिल जी, आपने सीरीज में आरोप लगाए, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। ठीक है कपिल जी, बात आ गई आपकी, बोलिए राकेश जी। देखिए, कपिल जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी परिवार से चिढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार से क्या सरोकार है? देखिए, भारतीय जो परिवार व्यवस्था है ना, उसमें परिवार का मतलब एमबीबीएस यानी मियाँ बीवी बच्चों सहित केवल इतना नहीं होता है। उसमें भाई भतीजे, मामा चाचा, फुआ बुआ, ताऊ, ये सारे रिश्ते मिलकर के होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भाई धर्मेंद्र यादव को जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया तो उनका नामांकन कराने तक नहीं गए, उनके लिए प्रचार करने तक नहीं गए। और आज जब पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो गली गली जाकर के वोट मांग रहे हैं, उनके नामांकन में भी रह रहे हैं, रोज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। रामपुर के प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है, खतौली में गठबंधन प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है, एक बात ट्वीट तक उनके लिए नहीं कर रहे। और ऐसे में कहेंगे कि परिवार को नहीं समझ रहे, कौन सा परिवार है? चाचा को चुनाव से पहले स्वतंत्र कर देते हैं, चुनाव में मनुहार करते हैं। अलग से समय दे दूंगी आप कानूनी बात समझ लीजिए, कानूनी बात समझ लीजिए। सुन लीजिए कपिल जी, एक बार जवाब आपको फिर समय मिल जाएगा, दोबारा समय मिल जाएगा। कपिल जी बात पूरी मिल जाएगी, एक वक्त में मत बोलिए। नहीं, एक वक्त में मत बोलिए। कपिल जी जब आप बोल रहे थे, राकेश त्रिपाठी ने सुना, बीच में नहीं बोले। वो मैं अलग काउंटर के लिए समय दे दूंगी। कर सकते हैं जब चाहे, जैसे चाहे जांच कर। बोल रहे हैं सीबीआई ईडी पर, बोलिए राकेश जी। निवेदन कर रहा हूँ
कि जरा विधि को तोड़ते हुए एक पत्रकार कैसे दे सकता है? मैं बता दे रहा हूं, सीबीआई ईडी पर बता दे रहा हूं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बात सुन रिवर लीजिए फ्रंट कपिल जी, घोटाले के उसी का मामले जवाब में दे रहे हैं। सीबीआई ने अलग अलग स्थानों पर, ईडी ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है, और जहां हजारों करोड़ का घोटाला जहां पर उसमें जुड़ा होता है, वहां पर आप पुलिसिया आधार पर कह रहे हैं कि आप वहां 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर दीजिए। अरे भाई, जांच एजेंसी को जांच करने के लिए जो भी समय चाहिए होगा वो समय उसको दिया जाएगा, और किसी भी सरकार से जुड़े हुए किसी बड़े अधिकारी से अगर जांच करनी होती, पूछताछ करनी होती है, तो परमिशन लेने का एक प्रोविजन है, और वो परमिशन मांगी गई है। आप इस बात से परेशान क्यों रहे हैं? आप दोनों शांत हो जाइए। अगर पैसे नहीं सीबीआई कमाए हैं, स्वतंत्र अगर जांच भ्रष्टाचार एजेंसियां नहीं हैं, किया वो है, अपनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करेंगी, वो अपनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करेंगी। मुझे लग रहा है सीबीआई ईडी पर हमने काफी चर्चा कर ली, दोनों स्वतंत्र एजेंसियां हैं। बात मैनपुरी उपचुनाव की करते हैं, मुद्दों की करते हैं, कुछ जनता से जुड़ी बात भी हो जाए। ठीक है कपिश जी, आपने भी अपनी बात को पूरी तरह से रखा और राकेश त्रिपाठी ने भी अपने पक्ष को पूरी तरह से रखा। ठीक है, अब कोर्ट की तरह आप दोनों जिरे यहां मत शुरू कर दीजिए ना, कुछ जनता के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अल्पना वाजपेयी भी, शांत हो जाइए कपिश जी, फिर बात रखने का मौका मिलेगा। अल्पना वाजपेयी जी, जनता के मुद्दों का कहां जिक्र हो रहा है मैनपुरी के अंदर या रामपुर के अंदर? रामपुर में तो आप देखिए आजम खान बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं, एक बार फिर मंच पर चढ़ के कह रहे हैं मैं तो अपने ही बेटे की बर्थ प्रूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं गाय चोर हूं, क्या मैंने फर्नीचर चुराया, क्या मैं ऐसा लगता हूं, भेड़िए से सावधान रहना, इस तरह की बातें करनी पड़ रही मंचों से। मुद्दे खत्म हो गए क्या? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, वो सत्ता पक्ष में है, और जब वो जाकर आदरणीय शिवपाल जी को फुटबॉल और पेंडुलम सब कह सकते हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो लोग तो अपने बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, जो दर्द उनका वो तो व्यक्त करेंगे। आपने उनको गाय चोर, भैंस चोर सब कुछ कहा था, ये सब लोग जानते हैं। मुकदमे तो उन बातों को तो वो याद करेंगे जी, मुकदमे उन पे कायम किए गए थे। तो विकास की बात तो भाजपा की सरकार है लगातार कई सालों से, उन्हें बात बताना चाहिए कि उनपे, वो तो हमारे ऊपर हमेशा आरोपी लगाते रहते कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, जितने एग्जाम कराए वो सारे पर्चे लीक आउट। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं, ये सारे लफ्ज चुनावी समर में कहीं सुनने को नहीं मिल रहे कपिश श्रीवास्तव जी। रामपुर में तो आजम खान को अकेला ही छोड़ दिया गया है, वो मन से जा जाकर भावुक हो रहे हैं, कभी भेड़िया बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं बकरी चोर हूं, क्या मैं गाय चोर हूं, मेरी शक्ल पे देखो क्या लिखा है। इस तरह उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है। लोकसभा उपचुनाव तो आप लोग पहले ही हार चुके हैं, सारा फोकस मैनपुरी पर है। आस्था जी, अभी तो 2022 के इलेक्शन खत्म हुए, 80 सीटें हमने कम कर दी भारतीय जनता पार्टी की, 13% मतों का अभिवृद्धि कर दिया, और 200 से 210 सीटें ऐसी थी, मात्र 200 से 1000 वोटों से डिफीट, यानी 5.5 लाख मतों के अंतर पे 210 सीटें डिसाइडेड हुई। ये चिंता की लकीरें हैं भारतीय जनता पार्टी। वो जानते हैं कि आज अगर दो धुरियां एक हुई हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। जब समाजवादी एक होते हैं, एक छाया में आते हैं, तो अच्छी अच्छी सल्तनत गिर जाती है। आपातकाल का दौर आपने भी देखा होगा, और आज एक आपातकाल अघोषित लगा, ये भी आप देखिएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अत्याचार, लेकिन ये सारे मुद्दे कपिश जी चुनाव में क्यों नहीं उठ रहे? मेरा वही सवाल है, ये सारे मुद्दे जो आप लोग टीवी डिबेट्स में बैठकर बोलते हैं, ये बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये खतरे में है, ये सब चुनावी मैदान में क्यों नहीं बोल रहे आप? वहां तो केवल आप नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि मांग रहे हैं, कह रहे हैं दो धुरियां एक हो गई, चाचा भतीजा एक हो गया। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी जबरा चोर है, जो सीधी में गाना गाती है और आपके सामने है। हम कह रहे हैं आप मारोगे, प्रताड़ित करोगे, हमको चिल्लाने भी नहीं दोगे। अरे ये कौन सी जस्टिस है भाई? नहीं बिल्कुल, आप सवाल उठाइए, आप चिल्लाइए, सही फोरम पर चिल्लाइए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने आपसे लिस्ट मांगी थी, उस लिस्ट का क्या हुआ कपिल जी? मैं तो रोज सपा के हर प्रवक्ता से बात पूछती हूँ कपिल जी, मैं तो रोजाना सपा के हर प्रवक्ता से बात पूछती हूँ कि शायद अब कोई जानकारी सामने आ जाए। ईसी ने लिस्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों ने आरोप लगाया था ना हमारे 20-20 हजार वोटर हटा दिए हर विधानसभा से, जानबूझकर नाम काटा गया, तो उन्होंने लिस्ट मांगी तो थी, हम लोगों ने तो लिस्ट भेज दी आपने लिस्ट? लोगों ने तो लिस्ट भेज दी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं से जो आपके 20-22 हजार वोटर्स कटे थे, जैसा आप दावा कर रहे हैं, उसकी लिस्ट आपने ईसी को भेज दी है? हर जिले की लिस्ट जा चुकी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन वो ईसी पता है, लेकिन ईसी तो सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब नहीं बता पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता के रूप में ईसी काम मत करो। ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अच्छा ठीक है, ये बहुत गंभीर बात है राकेश त्रिपाठी, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कोट करके कहा जा रहा है कि इसी पर सवाल उठाया है। गलत तरीके से मत कहिए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने?
नहीं, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? को बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर क्यों नहीं कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि उन्होंने टिप्पणी इसी के विरुद्ध की और आपको बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप इस प्रकार की बात आप फिर से अपनी बात का फिर दोहराव करके सोच लीजिए कि आपने क्या कहा है, और एक अधिवक्ता के तौर पर आपको समझना चाहिए कम से कम इस बात को। नहीं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में कोई काम ना करे। अरे भाई, आपने जो बोला मैं बीच में नहीं बोला था ना, ये गलत बात है। कपीश जी, जवाब पूरा सुन लीजिए, आपने बहुत गंभीर आरोप बिल्कुल नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा है। कोई और आप विस्फोट हुआ है, तरीके से उद्धृत मत सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत तरीके से कपीश जी, उद्धृत बात करेंगे सुन लीजिए तो तरीका कंटेम्प्ट कोर्ट से। के मामले में आपको जेल की सलाखों के पीछे तक जाना पड़ेगा। और हमारी और नहीं तो जजमेंट कॉपी दिखाइए, किसी डिबेट से किसी कहाँ लिखी है ऐसी बात, कहाँ कही गई है ऐसी बात? कोई बात किसी दूसरे संदर्भ में कही गई है, उसको आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कर ले रहे हैं। शांत हो जाइए, जवाब पूरा सुनिए, जवाब पूरा सुनिए, उसके बाद आलोक वत्स। शांत हो जाइए कपीश जी, देखिए झगड़े का मंच नहीं है, हम सार्थक बहस करें, यही सबसे अच्छा है। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, आस्था जी मैं मानता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर पूरे प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं, इस पैनल पर प्रसारित ना होने दिया जाए। ये बातें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे किसी साथी कंटेम्प्ट होने दीजिए ना, पीछे जाना पड़े, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें। कंटेम्प्ट होने दीजिए, शांत हो जाइए कपीश जी, मैं उम्मीद करता हूं जबरदस्ती विवाद मत खड़ा करिए, आप जबरदस्ती विवाद मत खड़ा करिए। मुझे अच्छा प्रामाणिक कॉपी लाइए, उसके बाद बात होगी, वरना इस तरह का कंटेंट यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी। आपकी इस बात को अरे मित्र, हमें कार्रवाई से डर मत दिखाओ, हमने भी विधि अप्लाई की है, मैं भी एक एडवोकेट हूं और आप भी जानते हो कि प्रैक्टिशनर लॉयर हूं। देखिए आप सुन लीजिए, सुनिए, अरे बे सुन लीजिए, सुनिए कपीश जी, सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं दिया। रामपुर में चुनाव हार जाएंगे तो फिर कहेंगे अखिलेश जी वहां नहीं गए थे इसलिए हम चुनाव हार गए। मैनपुरी में इतनी ताकत क्यों लगा रखी है? क्या डर है मैनपुरी में कि अखिलेश जी को घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है? वो अखिलेश जी जो रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव में नहीं गए, वो जो आजमगढ़ में वोट मांगने नहीं गए, और अभी खतौली और रामपुर में नहीं जा रहे, ये मैनपुरी में इतना डर क्यों लगा? इस सवाल का जवाब कपीश जी ने नहीं दिया है। मैं 2 बार ये सवाल कर चुकी हूँ। कपीश जी, उम्मीद है अब आप मैनपुरी पर बोलेंगे, आप रामपुर पर बोलेंगे। साफ कह रहा हूँ आस्था जी, हाँ। ये मुझे या मेरी पार्टी को मैनपुरी में क्या दिखाएंगे? हमारे अपने लीडरों पे हमें पूरा भरोसा है और हमारे लीडर राजम खान साहब रामपुर में पर्याप्त हैं। उनको अकेला क्यों छोड़ दिया? लोकसभा के उपचुनाव में भी वो अकेले थे। दिल का दर्द अलग अलग तरीकों से तंज कस के बाहर निकाल रहे हैं, स्टेज पर इमोशनल हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को अकेला छोड़ दिया, को मैनेज करने के लिए बैठाया है कि डीएम कैसे मैनेज होगा, एसपी कैसे मैनेज होगा, कमिश्नर कैसे मैनेज होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इनको अपने पदाधिकारियों अभी तो वोट भी नहीं पड़े, सारे मंत्री प्रशासन यूज करने पे लगा दिए। ठीक है, चलिए राकेश त्रिपाठी जी, ये बताइए कि एक लिस्ट वायरल हो रही है पुलिस कर्मियों की, सोशल मीडिया पर है, और वो मैनपुरी के लिए नहीं सवाल अब मैनपुरी के लिए है। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि देखिए पुलिस अधिकारियों की मैनपुरी में जो डिप्लॉयमेंट है उससे पहले उनकी जाति पूछी जा रही है, और जाति विशेष के आधार पर ही उनको वहां से रखना है या नहीं रखना है ये तय किया जा रहा है, और इसका विरोध सपा कर रही है। देखिए जाति के आधार पर जो लोग राजनीति करते रहे हैं, जिन्होंने अपने शासन सत्ता में एक जाति विशेष के लोगों को ही थाने में, तहसीलों में पोस्टिंग देने का काम किया है, उनके सोचने समझने का पूरा तरीका अब भी जाति के आधार पर ही काम करता है। जबकि 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, उपचुनाव, ये सारे बार बार सिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के समीकरणों का ताना बाना अब टूट चुका है। मुद्दे विकास में हैं, विकास पर बात होगी, लेकिन जानबूझ करके अभी प्रशासनिक अधिकारियों की, दरोगा की, सिपाही की जाति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना प्रयास आप इसमें कर रहे हैं, अगर यही प्रयास वोटर को समझाने में करते, अपनी गुंडागर्दी बंद करने में करते, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में करते, जो सोशल मीडिया पर गाली देने का काम लगातार करते हैं, तो शायद आपकी बेहतर स्थिति होती। ठीक है। आलोक वत्स हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक वत्स जी, क्या लग रहा है मैनपुरी में जो लड़ाई है वो कांटे की है, या जैसा बीजेपी कह रही है कि साख बचाने के लिए या अपने अस्तित्व की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है? 2024 के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य भाजपा लेकर चल रही है, 80 में से 80 सीट, और अभी से ही आप देखिए रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए सपा की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, खतौली में भी समर्थन देने या वोट मांगने, सहयोग के लिए कोई नहीं पहुंचा, सारा फोकस सिर्फ मैनपुरी पर है। देखिए आस्था जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पार्टियां इस देश में हैं जो पारिवारिक पार्टियां हैं,
और दूसरी जो जातिगत आधार पर टिकी हुई पार्टियां हैं, उसमें सपा भी एक पार्टी है, जहां पर मुझे नहीं लगता लोहिया के समाजवाद में कहीं ये लिखा हुआ था कि बेटे के बाद, बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना के आगे ले चलो, लेकिन ये पारिवारिक पार्टी हो गई है और ये लोग सिर्फ समाजवाद का एक ढकोसला ओढ़े हुए हैं। और अब जो बातें आ रही हैं कि जिस समय इनका राज था, आपको याद होगा कि 35 के 35 इनके परिवार के लोग विभिन्न पदों पर काबिज थे, एमपी से लेके और पंचायत तक। और अब ये जो जातिगत राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैनपुरी में इनको माननीय श्रद्धेय मुलायम जी की का जो एक सहानुभूति लहर है उसका एडवांटेज मिलेगा। परंतु अब जो यूपी में बात चल रही है, वो बात चल रही है माफिया को दबाने की, औरतों बहनों को स्वतंत्र रूप से जीने की, जिन्होंने लैंड ग्रैब किया है उनसे सारी चीज़ें वापस लेने की, औद्योगिकरण की, आगे बढ़ाने की, देश प्रदेश को इन्वेस्टमेंट लाने की बाहर से। अब ये जातिगत इक्वेशन पर वहाँ पर ज़्यादा दिन ये चलने, काट की हांडी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते माननीय अखिलेश जी का ये फर्ज बनता था कि जहाँ कहीं भी उनकी पार्टी लड़ रही है, कम से कम उनको वहाँ अपनी अपीयरेंस जरूर देनी चाहिए थी। किसके वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सबके मायने निकाले जाते हैं, भी लगे चुनाव में, इन सब के मायने निकाले जाते हैं। और जब चुनाव चल रहा हो तो इस सब का संदेश भी जनता तक पहुंचाया जाता है। राकेश त्रिपाठी जी, मैनपुरी के उपचुनाव में जब से चाचा भतीजे संग आए हैं, तब से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ उल्टा होने लग गया है। और शिवपाल यादव कह रहे हैं ऐसा तो अपेक्षित ही था, जेड कैटेगरी से वाई कैटेगरी, उसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हमला करते हैं शिवपाल यादव पर। वो शिवपाल यादव जो बीते दिनों उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी गवर्नेंस की तारीफ कर रहे थे, भाजपा भी उनके सम्मान अपमान को लेकर बहुत चिंतित दिख रही थी। और अब तो गोमती रिवर फ्रंट का मसला उठ गया है, उस पर कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों तक जांच की आंच पहुंच सकती है। और इसको यही कहा जा रहा है कि ये बहू के समर्थन का साइड इफेक्ट है। ये सब कुछ तभी क्यों होना शुरू हुआ जब चाचा भतीजे साथ आए। देखिए आस्था जी, हमें शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक सम्मान की, अपमान की कोई चिंता नहीं है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम सब टिप्पणियां जरूर करेंगे। और शिवपाल सिंह यादव का जब जब अपमान होता है, तब तब शिवपाल यादव ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी पारिवारिक पीड़ाजनक बातों को सामने रखा है। भाई ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताने गई थी कि उनको जब पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने किस प्रकार की बातें सबके सामने रखी, मीडिया के सामने आकर बातें कही। उनकी तस्वीर बसों में हाथे पर बैठे हुए वायरल हुई। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश ने मुझे सम्मान नहीं दिया। ये बातें जो बार बार वो खुद ही अपनी पीड़ा कहते हैं। और हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने पत्र लिख करके बाकायदा शिवपाल यादव को स्वतंत्र करने का काम किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तब चाचा चुनावी चाचा हो जाते हैं, उनकी मनुहार होती है और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वो अपमान करें, उनके घर का भीतर का मामला है, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर वो कोई टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर इस पर टिप्पणियां की जाएंगी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, मौका बार बार भाजपा लपकती है, फिर चुनावी मैदान से बताएगी देखो कितनी बार अपमान हुआ था। ये गठबंधन सिर्फ यहीं तक है, हाँ आगे नहीं चलेगा। बोलिए। हरियाली के अंधों को हर जगह हरियाली दिखाई। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही समाज को भी देखना शुरू कर देता है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई क्या कहे कि जिन्होंने भाजपा को बनाया, आडवाणी साहब, उनके कंधों पर खड़े होकर के मार्गदर्शक मंडल के कब्रिस्तान में डाल दिया। उसके बाद मुंह पे बड़ी जिप लगा दी। सबने उनको रोते बिलखते देखा। सुषमा स्वराज ने मनाते हुए देखा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा मनाते हुए देखा, संसद में रोए। चाचा भतीजे का साथ यहीं तक है या आगे भी चलेगा? निकाय चुनाव में अलग लड़ेगी प्रसपा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी? सबक दिखाएंगे। हाँ, इन पर बोलिए। अपनी 92 साल की अम्मा को पॉलिटिक्स में यूज कर दिया, नोटबंदी की लाइन में। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का ये साथ केवल नेताजी के नाम पर मैनपुरी उपचुनाव तक है या आगे नहीं कराएंगे ये बताइए? प्रसपा अलग से पार्टी बनी रहेगी, निकाय चुनाव अलग अलग लड़िएगा, एक साथ लड़िएगा, लोकसभा तक रहेंगे ना साथ? इन पर भी बोलिए, इन पर भी जवाब दीजिए। हाँ, अपने सवालों से मत बचिए। पार्टी को संस्कार, चलिए ठीक है, नहीं सीखना। बेशक आप सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन ये सवाल हैं जो जायज हैं, जो जनता के जहन में भी होंगे, उन पर आप साफ बच जा रहे हैं। लेकिन चुनावी समय है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। उन्होंने अगर आपके परिवार में फूट का आरोप लगाया तो आपने भी कोई घटना गिना दी, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वर्तमान है।